राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बी सेमेस्टर 6 के बारे में। बी सेमेस्टर 6 कौन सी यूनिवर्सिटी सर? अरे यूनिवर्सिटी एमजीएसयू बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। सेमेस्टर 6 की सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के बारे में। सर बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध 1945। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन सिंस 1945। ठीक है, 1945 से। तो देखिए एमजीएसयू बीकानेर के आपका जो सेमेस्टर 6 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम लेकर के आए आपका गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर वो होता है जहां पर आपकी संभावना व्यक्त करते हैं कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, और संभावना कितनी परसेंटेज तक सही होती है, कितनी सटीक होती है? 95%, 95% ये सटीक बैठती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं आपका सेमेस्टर 6 के पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए एक विनती मैं आप सभी से करता हूं कि वीडियो लाइक प्लीज कीजिए। आपका मित्र हूं मैं, आप हमारे मित्र हैं, तभी तो ये मित्रादि चैनल है ना। तो प्लीज थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं अपन, है ना। बात करते हैं, उससे पहले 2 मिनट मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो के थोड़ा सा बारे में बता देता हूँ कि हमारा जो वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है सेमेस्टर 6 के बारे में। किसके बारे में? सेमेस्टर 6 के बारे में। सेमेस्टर 6, और ये वीडियो है गेस्ट पेपर। क्या रहने वाला है इसमें? गेस्ट पेपर रहने वाला है। एंड किस सब्जेक्ट के बारे में? राजनीति विज्ञान के बारे में। राजनीति विज्ञान के बारे में। ओके, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। बुक का नेम आप जानते ही हैं। अब उससे पहले एक चीज बताता हूं कि हमने ये तो क्या था, ये था आपका गेस्ट पेपर। ठीक है, गेस्ट पेपर। हमने इसके लिए आपके लिए महामैथन का भी बंदोबस्त किया है। तो पार्ट 1 महामैथन की पार्ट 1 आपको कब मिलने वाली है? पार्ट 1 आपको मिलने वाली है 2 अगस्त को। 2 अगस्त यानी आज की ही डेट में मिल जाएगा। 2 अगस्त को मिल जाएगी। कितने बजे लाइव आएंगे? 10:30 बजे लाइव आएंगे। सुबह 10:30 बजे लाइव आएंगे अपन। सुबह 10:30 बजे। कितने बजे? सुबह। ठीक, सुबह की 10:30 की बात हो रही है। और बता देता हूं मैं आपको और एक और चीज कि पार्ट 2 कब मिलेगा? पार्ट 2, ये तो पार्ट 1 की बात करिए अपने, पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 मिलेगा 2 अगस्त को। अगेन 2 अगस्त को ही। ठीक है, 2 अगस्त को कितने बजे? 7:30 बजे। 7:30 बजे। ये 7:30 बजे कौन सी? ये रात वाली 7:30 है। ठीक है, रात को। तो यहाँ पे सुबह 10:30 बजे पार्ट 1 आ जाएगा, और पार्ट 2 आ जाएगा आपका 7:30 बजे लाइव। तो आप दोनों ही लाइव क्लासेस के अंदर जुड़ जाएगा, पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, बात करते हैं आपके रैपिड रिवीजन। हमने आपके लिए रैपिड रिवीजन क्लास भी अवेलेबल कराई है। अगर आपको अभी तक मैथन क्लास नहीं मिली है, मैथन क्लास अगर आप ले नहीं पा रहे हैं, तो आप रैपिड रिवीजन वाली क्लास ले सकते हैं। मात्र 2 क्लासेस हैं, 2 रैपिड रिवीजन क्लासेस हैं, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है। तो रैपिड रिवीजन वाली क्लास आपको जरूर देखनी है, जरूर जाकर के देखनी है। यूट्यूब के ऊपर आप जाओगे, लाइव वाले सेक्शन में पुरानी वीडियोस देखोगे, वहां मिल जाएगी रैपिड रिवीजन क्लास। ठीक है, और सिलेबस नहीं जानते तो सिलेबस वाली वीडियो भी अपलोड कर रखी है। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जाके आप चेक कर सकते हो, सेमेस्टर 6 का सिलेबस। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन का नाम है मित्राधे क्लासेस। ऐप है ना। और ऐप की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में नीचे आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक और बात कि इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम, और दूसरी बात व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो भी चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, उस एक लिंक से आप हमें कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो। आपको एक लिंक दे रखी है नीचे, उस लिंक पे जाइए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें, व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहें, टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहें, कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। देखिए 2 मिनट हमें थोड़ा सा चर्चा देनी जरूरी होती है, चर्चा हमने कर ली है। अब आते हैं आपके आज के टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या रहने वाला है? सेमेस्टर 6 के गेस्ट पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। किसके? गेस्ट पेपर के बारे में। आइए फटाफट से बात करते हैं। यहाँ पे अपन पेन ले लेते हैं अपना। सेमेस्टर 6, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एंड अंतरराष्ट्रीय संबंध बुक का नेम है। एमजीएसयू बीकानेर आपकी यूनिवर्सिटी है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। अगर आपको अभी भी सिलेबस नहीं पता तो जान लीजिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध 1945 आपका जो सिलेबस क्या रहने वाला है। तो 5 इकाइयां होती है, 5 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि संगठन, कार्य प्रणाली, आलोचनात्मक मूल्यांकन। जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है वो बना कैसे था, उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, उसके ऊपर आलोचना कैसी होती है। ठीक है, ये अपन जानेंगे इकाई नंबर 1 में।
इकाई नंबर दो में क्या जानेंगे अपन, शीत युद्ध के बारे में, देतांत के बारे में, वी उपनिवेशीकरण के बारे में और गुट निरपेक्षता के बारे में। शीत युद्ध क्या था वो जानेंगे, देतांत क्या था वो जानेंगे। वी उपनिवेशीकरण तो वही उपनिवेश, आप जानते हैं किसी दूसरे देश किसी बड़े देश का किसी छोटे देश पे राज कर लेना या फिर उस पर अधिकार जमाना या फिर उसको कह सकते हैं उसको कब्जे में कर लेना, वो कहलाता है वी उपनिवेशीकरण, ठीक है। और गुट निरपेक्षता ये भी अपन जानेंगे, ठीक है। फिर अपन इकाई नंबर 3 में क्या देखने वाले, यूनिट नंबर 3 के अंदर विदेश नीतियां की, हमारी फॉरेन पॉलिसीज कैसी हैं, अमेरिका की, चीन की, रूस की, पाकिस्तान की। तो अमेरिका, चीन, रूस की, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज देखने वाले। और इकाई नंबर 4 में क्या जानेंगे, हमारी खुद की यानी भारत की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, विदेश नीति कैसी है और हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे हैं। पड़ोसी आपके घर के पड़ोसी की बात नहीं हो रही है, आपके भारत के पड़ोसी, यानी कि भारत के पड़ोसी कौन हुए आपके, एक तरफ है बांग्लादेश, एक तरफ है पाकिस्तान, है ना, और एक तरफ अपन को नेपाल, भूटान ये भी देखने को मिलते हैं। तो इनके साथ हमारा संबंध कैसा है, चाइना के साथ हमारा संबंध कैसा है। समसामयिक की प्रवृत्तियां मतलब करंट के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के पढ़ने वाले हैं अपन। और जानेंगे अपन सार्क है, ये आसियान है, ओपेक है और यूरोपियन कंट्रीज है, ब्रिक्स है, आयोरा है, ये जो कुछ संघ बन रखे हैं उन संघ के बारे में अपन जानेंगे। भाई सबने अपना अपना समूह बना रखा है, जैसे आसियान एक समूह है, ओपेक जो एक पेट्रोलियम समूह है, सार्क एक आपके समूह है ना, दक्षेश करके एक समूह है, आपके ब्रिक्स करके एक समूह है ना। तो इन समूह को अपन पढ़ने वाले हैं। भी जो आपकी इंटरनेशनल पार्टीज होती है ना, इंटरनेशनल पार्टीज नहीं है, एक तरह से कहें इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, ये 2-3 देश मिलकर के एक ग्रुप बना लेते हैं कि हम इस ग्रुप से जाने जाएंगे, इस नाम से जाने जाएंगे, कभी भी एक दूसरे को आवश्यकता होगी तो हम मदद करेंगे, ठीक है, ग्रुप बना लेते हैं। आइए बात करते हैं आपके कि एग्जाम में आपके पैटर्न क्या रहने वाला है। परीक्षा संरचना एवं पैटर्न, समय अवधि कितना, 3 घंटे मिलेंगे, 3 हावर्स। कितना टाइम मिलेगा आपको, 3 हावर्स, 3 घंटे मिलने वाले। अधिकतम मैक्सिमम कितने नंबर मिलेंगे आपको, 120, यानी 120 नंबर का पेपर होने वाला है। 120 नंबर का पेपर होने वाला है मतलब भाई सीधी सी बात है, थोड़ा सा ज्यादा नंबर के आएंगे, ज्यादा नंबर के होंगे आपके निबंधात्मक, यानी निबंधात्मक आपके थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। बात करते हैं खंड ए। भाई आपके 3 तरह के खंड होते हैं, ए बस है, सेक्शन ए बी सी। खंड ए में क्या आएंगे, 5+5 आएगा। 5+5 का मतलब क्या है सर, 5 एमसीक्यूज आएंगे, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे, 5 तो एमसीक्यूज, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स, 5 एमसीक्यूज और 5 फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। और हर एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, यानी एक प्रश्न में गलत किया तो 2 नंबर कट जाएंगे, एक एमसीक्यू गलत किया 2 नंबर कट जाएंगे, एक फिलिंग द ब्लैंक गलत किया 2 नंबर कट जाएंगे। तो टोटल 20 नंबर का आपका क्या रहने वाला है, खंड ए रहने वाला है। कितने नंबर का, 20 नंबर का। बात करते हैं खंड बै की, तो खंड बै के अंदर 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ए मिलेगा, ऑप्शन बी मिलेगा, यानी आपको ये जो प्रश्न है ये प्रश्न अथवा में देखने को मिलेंगे। खंड बै में क्या देखने को मिलेगा, लघुत्तरात्मक। खंड बै में आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे और 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 5 प्रश्न करने अनिवार्य हैं, परंतु 5वें प्रश्न में आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेगा, या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। तो ये थोड़ा सा आसान काम होने वाला आपके लिए। तो एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, तो भाई एक प्रश्न आपके 8 नंबर का होगा, ठीक है, 8 नंबर का। तो 8 पंजू 40, 40 नंबर का आपका हो गया खंड ब आपका 40 नंबर का हो गया। खंड ए हुआ 20 नंबर का, खंड बी हुआ आपका 40 नंबर का, 8 पंजू 40। एंड बात करते हैं कितने शब्दों में आंसर देना है, तो 150 शब्दों में आंसर देना। 150 शब्दों का मतलब क्या हुआ, 2 पेजेस, 2 पेज में। लघुत्तरात्मक का आंसर आपको 2 पेजेस में देना है, ठीक है। आई बात क्लियर, लघुत्तरात्मक क्लियर है आप सभी का, लघुत्तरात्मक क्लियर है ना, कि भाई लघुत्तरात्मक में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, अथवा देखने को मिलेगा, और तो और आपको 150 शब्द में आंसर देने, यानी 2 पेजेस में आंसर देने, और 8 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो 8 पंजू 40, 40 भाई आपके 5 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 8 पंजू 40। अब बात करते हैं खंड स की, यानी कि आपकी सेक्शन सी की निबंधात्मक प्रश्नों की। निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक जो आपके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं ना, तो निबंधात्मक प्रश्न कितने देखने को मिलेंगे, 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, पर करने कितने, 3। 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि 5 इकाइयों से एक एक प्रश्न आएगा। जिस इकाई का आपका प्रश्न आपको याद आता है या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है वो आपको 3 प्रश्न करने हैं, यानी 5 में से 3 प्रश्न आपको करने हैं। एक प्रश्न कितने नंबर का रहने वाला है, एक प्रश्न 20 नंबर का रहने वाला है। तो 20 × 3 कितने हुए, 60 नंबर, यानी एक प्रश्न गलत किया तो 60 नंबर ऐसे ही चले जाएंगे। और कितने नंबर का होगा ये एक प्रश्न, भाई 20 नंबर का होगा। कितने शब्दों के अंदर आंसर देना है, 400 शब्दों के अंदर आंसर देना। 400 शब्दों का मतलब क्या होता है, 5 पेज।
तो 5 पेज आपको भरने निबंधात्मक के अंदर। परफेक्ट है, बात क्लियर है इतनी? कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ। निबंधात्मक में 5 पेज भरने, लघुत्तरात्मक में 2 पेज भरने, ठीक है। कितने नंबर हो गए? 60 नंबर। आलू जी 20 40 60 कितने हुए टोटल? 120 हो गए कंप्लीट। 120 कंप्लीट हो गया ना आपका। चलिए अब मैंने आपको क्या बताया, आपको सबसे पहले तो अटेंड करने आपकी खंड सह को। सबसे पहले जाते ही खंड सह शुरू करोगे, निबंधात्मक प्रश्न शुरू करोगे, ठीक है। क्यों? माइंड फ्रेश रहेगा। माइंड फ्रेश रहेगा तो आप निबंधात्मक प्रश्न आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। क्योंकि भाई एक निबंधात्मक को 5 पेजेस भरने हैं, तो 5 इंटू 3 15 पेजेस आपको निबंधात्मक भरने में लग जाएंगे। निबंधात्मक अटेम्प्ट करने में आपको 15 पेजेस लगेंगे, और 15 पेजेस का मतलब है 60 नंबर। वो 60 नंबर अगर आपने ले लिए ना, तो आपको बाकी 40 नंबर, बाकी 20 नंबर की जरूरत नहीं है, अगर वो 60 नंबर अच्छे से ले लिए तो, ठीक है। तो इन 60 नंबर पे सबसे पहले फोकस करना है। जाते ही इन 60 नंबर पे अटैक कर देना। सबसे पहले खंड सह को अटेम्प्ट करना। उसके बाद में सबसे पहले, उसके बाद क्या करोगे? निबंधात्मक करने के बाद में क्या करोगे? लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ जाओगे। 5 प्रश्न होते हैं, पांचों में जो सबसे पहले आ रहा है उसको करना, फिर दूसरा जो सबसे अच्छा आ रहा है वो करना, तीसरा जो अच्छा आ रहा है, यानी आगे पीछे आप कर सकते हो। जो अच्छा आ रहा है वो आप पहले अटेम्प्ट कर लेना। लघुत्तरात्मक खत्म हो जाए, उसके बाद में जब लास्ट के 15 मिनट बचे हो, नहीं तब तक आप लघुत्तरात्मक को ही लिखते रहना। जब तक 15 मिनट ना बचो ना, तब तक लघुत्तरात्मक के पीछे पड़े रहो, निबंधात्मक के पीछे पड़े रहो। जैसे आपको पता चले कि यार 15 मिनट ही बचे हैं, तब आ जाना आप आपके एबस के अंदर। 15 मिनट में एबस हो जाएंगे। क्योंकि क्या होंगे? 5 तो एमसीक्यू है, 5 रिक्त स्थान है, तो एमसीक्यू का आंसर तुरंत लिख देना भाई। डायरेक्ट एल ए है तो ए लिखना, ब है तो ब लिख देना, और रिक्त स्थान का आंसर तुरंत लिख देना, यानी पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम बचाओ, सारा का सारा टाइम इन 2 चीजों पे लगा देना, खंड सह पे और खंड ब पे, निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक पे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करोगे? ये करोगे, 2 नंबर पे ये करना और 3 नंबर पे ये करना। बता दिया मैंने, परफेक्ट है। कितने कितने नंबर का आएगा, कितने पेजेस भरने? 5 पेज भरने निबंधात्मक के अंदर, और प्रत्येक प्रश्न में, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में 5 पेजेस भरने प्रत्येक उत्तर के अंदर, और लघुत्तरात्मक में प्रत्येक उत्तर के अंदर 2 पेजेस भरने हैं, ठीक है। चलिए सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। और आपका क्या है, ये पेपर हिस्ट्री का है ना, तो इसमें याद रखिए एक हेडिंग लगाओ, फिर उसकी परिभाषा लिखो। हेडिंग लगाओ, परिभाषा लिखो, तो हेडिंग जरूर लगानी है, ठीक है। हेडिंग लगाना मत भूलना। हेडिंग लगाना, टॉपिक लिखना, बिंदुओं में लिखना, पैराग्राफ बनाना, 2-3 पैराग्राफ बनाना। अब बात करते हैं इकाई नंबर 1 की। इकाई नंबर 1 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मैंने आपको बताया ना कि एक एमसीक्यू अगर गलत किया तो कितने नंबर कटेंगे? 2 नंबर कट जाएंगे। तो भाई एमसीक्यू यानी इंपॉर्टेंट है अपना, तो एमसीक्यूज देख लेते हैं फटाफट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बाहर नहीं जाने वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती संगठन कौन था? राष्ट्र संघ, यानी पहले संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं था, पहले राष्ट्र संघ नाम से एक संघ बनाया था, परंतु वो विफल हो गया, जिसके कारण क्या बनाया? संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर कब लागू हुआ? 24 अक्टूबर 1945 में लागू हुआ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की संख्या कितनी है? तो 6 अंग है इसके। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को कितने मत प्राप्त होते हैं? तो भाई एक जना तो एक ही वोट मिलेगा ना उसको। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 193 सदस्य देश हैं इसके, यानी मेंबर्स कितने हैं अभी? 193 जो आपकी कंट्रीज हैं वो इसके सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? भाई सुरक्षा परिषद इन्होंने बना रखी है, उसके अंदर स्थायी सदस्य होते हैं, वो कितने हैं? 5 सदस्य हैं, ठीक है, परमानेंट सदस्य। और सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य कौन कौन से हैं? तो भाई अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। भाई जो 5 बड़ी शक्तियां हैं ना, वो आपकी इसके अंदर परमानेंट है। और जो परमानेंट सदस्य हैं, जो 5 परमानेंट सदस्य हैं, उनको एक स्पेशल पावर मिलती है, वीटो पावर, जिसे हम क्या बोलते हैं? निषेधाधिकार। निषेधाधिकार का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को वो मना कर सकते हैं कि भाई ये मेरे को पसंद नहीं है, मना, कैंसल, ये नियम लागू करना है, कैंसल। मतलब उनके कैंसिल करते ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर जरूरी नहीं कि वोटिंग कराओ, तुरंत उन्होंने कैंसिल किया, कैंसिल हो गया, वोटिंग की जरूरत ही नहीं है। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार, विशेष शक्ति प्राप्त है, वीटो शक्ति प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यालय सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में कौन है महासचिव? एंटोनियो गुटेरेस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? हैग के अंदर, नीदरलैंड के अंदर। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक का मुख्य कार्य क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग प्रदान करना, बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भाई शांति सेना का उद्देश्य क्या है? भाई नाम में शांति, तो शांति बनाए रखना ही काम होगा ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य वित्तीय स्रोत क्या है? पैसा कहां से आता है? तो सदस्य देशों का योगदान। भाई जितने भी सदस्य देश हैं वो क्या करते हैं? योगदान देते हैं, चंदा देते हैं नहीं भाई, अपना फंडिंग दी जाती है। मानवाधिकारों का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। संयुक्त राष्ट्र की संघ की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? वीटो शक्ति का दुरुपयोग। भाई कोई अच्छा कानून आने वाला है परंतु किसी एक देश को मंजूर नहीं है तो मना कर देगा। मान लीजिए 5 देश, भाई आपके सारे देश बैठे, सबने हाँ कह दिया, हाँ भाई हाँ, और अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके पास क्या है? वीटो पावर है। तो इनमें ये वीटो पावर, रूस, इनके पास वीटो पावर है। ये कहेंगे नहीं, इनमें से एक भी अगर ना कह देना कि नहीं मेरे को पसंद नहीं आया, तो उस एक जने के ना कहते ही कैंसिल है, वो नियम पारित नहीं होगा, वो उस चीज पे काम ही नहीं होगा। तो उन 5 के क्या है? वो एक दुरुपयोग भी हो सकता है ना, कि कोई अच्छी चीज पे भी मना कर देंगे तो ऐसा दुरुपयोग है वो। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रभावशाली अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। भाई सुरक्षा परिषद सबसे प्रभावशाली है, क्यों? ये क्या करता है? सुरक्षा बनाए रखता है। हर एक कभी भी किसी देश के अंदर अपनी सेना भेज सकता है, किसी भी देश के अंदर लड़ाई होने से उसको रोक सकता है, बातचीत करवा सकता है ना। तो सुरक्षा परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। महासभा का नियमित अधिवेशन सामान्यतः कब प्रारंभ होता है? सितंबर के तीसरे मंगलवार से। ठीक है। महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय किस बहुमत से लिए जाते हैं? 2/3 बहुमत से। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 में किसका उल्लेख है? संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों का उल्लेख है। न्यास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? आश्रित क्षेत्रों को स्वशासन एवं स्वतंत्रता के लिए तैयार करना। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 3 नवंबर 1950 को। शांति के लिए एकता प्रस्ताव किस देश की पहल पर पारित हुआ था? अमेरिका की पहल पर। शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एचिसन प्रस्ताव। एचिसन। दोहरो वीटो यानी डबल वीटो का संबंध किस अंग से? सुरक्षा परिषद से। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में किया गया है? 55 नंबर के अंदर किया गया, अनुच्छेद 55 के अंदर। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? महासचिव होता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। परफेक्ट है। आगे चलते हैं। अब अपन जानने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 1। आपकी इकाई नंबर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुतरात्मक प्रश्न कौन सा हो सकता है? ठीक है। इकाई नंबर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुतरात्मक प्रश्न कौन सा हो सकता है वो देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ प्रश्न को टिक लगा रहे हैं कि भाई प्रश्न कौन सा है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो सीधी सी बात है, आपको रैपिड डिवीजन वाली क्लास हमने अभी बता दी कि रैपिड डिवीजन वाली क्लास है, वो ले सकते हो। नहीं तो महामैराथन वाली क्लास ले सकते हो। क्या ले सकते हो? महामैराथन वाली क्लास ले सकते हो। महामैराथन। ठीक है। तो या तो रैपिड डिवीजन वाली क्लास ले लेना या फिर महामैराथन वाली क्लास ले लेना अगर इसका आंसर चाहिए तो। हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है रैपिड डिवीजन में, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है महामैराथन के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो मुख्य सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहले क्या बताओगे? परिचय बताओगे, चार्टर बताओगे, अनुच्छेद 2 बताओगे, संप्रभु समानता बताओगे, शांतिपूर्ण विवाद बताओगे, हस्तक्षेप ना करना बताओगे और निष्कर्ष बताओगे। यानी पहले तो 3, भाई पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताओगे, फिर इनके अनुच्छेद के बारे में बताओगे, फिर इनके 3 जो इंपॉर्टेंट काम है वो 3 इंपॉर्टेंट काम बताओगे और लास्ट में निष्कर्ष बताओगे। इस तरीके से आंसर दोगे ना तो शानदार नंबर मिलेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तो इसके कार्य बताओगे। तो क्या करोगे? सबसे पहले परिचय कि भाई आपकी सामाजिक परिषद है क्या, उसकी स्थापना कब हुई, संरचना कैसी है, प्रमुख कार्य क्या है, आर्थिक विकास में क्या काम आता है, सामाजिक विकास में क्या काम आता है, भूमिका क्या है, महत्व क्या है, निष्कर्ष क्या है। इस तरीके से आंसर देना है। ठीक है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव यानी कि यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले परिचय दोगे, प्रस्ताव की पृष्ठभूमि बताओगे, 1950 का प्रस्ताव बताओगे, प्रमुख प्रावधान क्या था, भूमिका क्या थी, महत्व क्या था, निष्कर्ष क्या था। इस तरीके से आंसर देना है। ठीक है। चलिए फिर आगे चलें। अपन चलते हैं यूनिट नंबर 1, इकाई नंबर 1 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंधात्मक प्रश्न। आएगा तो मात्र एक ही, परंतु मैं आपको 2 याद करने को कह रहा हूं। कौन कौन से? कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के संगठन, कार्यों एवं महत्व में वृद्धि के कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो महासभा है ना उसके कार्यों को बताना है। तो आप क्या करोगे? सबसे परिचय दोगे, महासभा का गठन बताओगे, संरचना है वो बताओगे, मतदान की प्रणाली बताओगे, समितियां कौन कौन सी है, प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, शक्तियां क्या क्या है, महत्व में बताओगे, वृद्धि के कारण बताओगे, समालोचनात्मक मूल्यांकन करोगे, समालोचनात्मक, और निष्कर्ष बताओगे। इस तरीके से प्रॉपर अगर आंसर दे दिया तो मैं कहता हूं आपकी कितने नंबर का आएगा? एक निबंधात्मक 20 नंबर का आएगा ना। तो 20 में से 20 कोई लाने से नहीं रोक सकता।
हेडिंग बनाओ, पैराग्राफ बनाओ, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। पॉइंट्स बनाओ, पैराग्राफ बनाओ। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के गठन, अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अभी टिक लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का गठन बताओ, विश्व शांति बनाए रखने में उसकी भूमिका बताओ, ठीक है। विश्व शांति कैसे बनाए रखती है सुरक्षा परिषद, वो बताओ, कैसे बताओगे? तो भाई सीधा सा तरीका है, सुरक्षा परिषद का गठन कब हुआ, संरचना क्या है, स्थायी अस्थायी सदस्य कौन से, तो भाई भारत आपके अस्थायी सदस्य है और स्थायी सदस्य आपके मैंने 5 बता ही दिए। उन पांचों के पास क्या है, वीटो शक्ति भी है, निषेधाधिकार है, वो बताओगे। प्रमुख कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, शांति कैसे फैलाती है, भूमिका कैसी है, आलोचनाएं क्या क्या है इसकी, सुधार की कार्य क्या क्या है, निष्कर्ष क्या क्या है। इस तरीके से अगर आंसर दिया कोई नहीं रोक सकता। आंसर कहां मिलेगा, रैपिड रिवीजन में मिलेगा। कहां मिलेगा, रैपिड, अल्ले आपको मैं दिखाई देता हूं भाई, पहले भी बता दिया था, अभी बता देता हूं। आंसर आपको कहां मिलेगा, आपको मिलेगा रैपिड रिवीजन में। ये आपकी रैपिड रिवीजन वाली क्लास है, यहाँ पे इसको आंसर मिल जाएगा। मात्र 2 क्लासेस हैं, यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना, रैपिड रिवीजन वाली क्लास मिल जाएगी। लाइव में जाओगे, पुरानी वीडियोस में जाओगे, मिल जाएगा। कुछ दिनों पहले ली थी, मात्र 10-15 दिन पहले क्लास ली थी ये महामैथन क्लास। तो महामैथन क्लास पार्ट 1 आएगा 2 अगस्त को 10:30 बजे सुबह, 10:30 बजे लाइव आएंगे अपन, और रात को 7:30 बजे लाइव आएंगे 2 अगस्त को 7:30 बजे, ठीक है। परफेक्ट है, चलते हैं। महामैथन क्लास है प्लस गैस पेपर अभी अपन देख ही रहे हैं। अभी अपन कौन सी क्लास देख रहे हैं, गैस पेपर वाली क्लास देख रहे हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं कि यूनिट नंबर 2 की तरफ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, हिंदी भाषा में मिलेंगे, इंग्लिश भाषा में मिलेंगे, यानी इन हिंदी इन इंग्लिश, आपको किसी भी लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, नोट्स मिल जाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, हमें फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन, बात करते हैं इकाई नंबर 2 की। इकाई नंबर 2 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। शीत युद्ध की शुरुआत किस युद्ध के बाद मानी जाती है, द्वितीय युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आपका शीत युद्ध शुरू हुआ था, जिसे कोल्ड वॉर भी कहते हैं अपन शीत युद्ध को, है ना। शीत युद्ध के 2 प्रमुख गुट कौन से थे, अमेरिका और सोवियत संघ रूस, ठीक है। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बर्नार्ड बारूच ने किया था, बर्नार्ड बारूच। शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, वैचारिक संघर्ष, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, ठीक है। बर्लिन नाकाबंदी कब हुई थी, 1948 1948 में। कोरिया युद्ध कब हुआ था, 1950 से 1953, 1952 1953। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, 1962 में, 1962 के अंदर। डेटांत का अर्थ क्या है, तनाव में कमी, कि मान लीजिए तनाव में कमी आ रही है, पहले तो तनाव की स्थिति हो गई कि भाई कभी भी अटैक हो सकता है, परंतु तनाव अब कम हो रहा है, तो क्या है वो देतांत है। देतांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव कम करना, ठीक है। शीत युद्ध का अंत कब माना जाता है, 1991 में, 1991 के अंदर। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 के अंदर, 1991 के अंदर। बर्लिन की दीवार कब गिरी, 1989 के अंदर। विउपनिवेशीकरण यानी आपकी डीकोलोनाइजेशन का अर्थ क्या है, उपनिवेशों का स्वतंत्रता मिलना। जैसे भारत क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था ना भारत के ऊपर, परंतु हम क्या हो गए, पहले उपनिवेश थे, अब हम हो गए विउपनिवेश। विउपनिवेश का मतलब अब हमसे वो कब्जा जो है, राज जो है हट चुका है, किसका, ब्रिटिशों का। तो हम विउपनिवेश, अपने क्या बोल सकते हैं, भारत का डीकोलोनाइजेशन हो गया, भारत का विउपनिवेशीकरण हो गया था। एशिया में स्वतंत्रता की लहर किस विश्व युद्ध के बाद तेजी से फैली, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आपकी यूरोपियन कंट्रीज जो है, ब्रिटेन वगैरह है, वो बड़ी कमजोर हो गई थी। अफ्रीकी जागरण का मुख्य परिणाम क्या था, नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, नैम NAM की स्थापना कब हुई, 1961 में हुई। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, बेलग्रेड के अंदर हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का वर्ष क्या था, 1961 के अंदर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक नेता कौन थे, नेहरू, टीटो, नासिर, सुकर्णो एवं नक्रुमा। ये जो अलग अलग देश को क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। भारत से नेहरू हैं, टीटो कहीं से हैं, नासिर कहीं से हैं, सुकर्णो कहीं से हैं, नकुमा कहां से हैं, है ना। चलिए फिर, गुट निरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य क्या है, किसी सैन्य गुट में शामिल न होना। गुट निरपेक्षता का सीधा सा मतलब है ना किसी के हित में बोलना, ना किसी के अहित में बोलना। हम किसी की साइड नहीं है, हम खुद की साइड हैं। पंचशील सिद्धांत किस देश की विदेश नीति से जुड़ा है, मतलब ना पूंजीवाद की तरफ है, ना साम्यवाद की तरफ है। पंचशील सिद्धांत किस देश की विदेश नीति से जुड़ा है, भारत की विदेश नीति से जुड़ा है। एशियाई जागरण का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर प्रमुख प्रभाव क्या पड़ता है, नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय।
अफ्रीका में उपनिवेशवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन। शीत युद्ध में हथियारों की दौड़ किन दो देशों के बीच थी? अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच, है ना। मैं किसके पास ज्यादा हथियार होंगे, इनके बीच में लड़ाइयां हो रही थी। शीत युद्ध के दौरान विश्व व्यवस्था कैसी थी? द्विध्रुवीय, दो ध्रुवों में बंटी हुई थी। एक ध्रुव कौन सा था आपका? अमेरिका का। दूसरा ध्रुव कौन सा था? रूस का। ठीक है, मतलब सब कोई अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, कोई रूस को सपोर्ट कर रहा है। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद विश्व व्यवस्था कैसी बन गई? एक ध्रुवीय। बाद में क्या हो गया? एक ध्रुव हो गया। एक ध्रुव कौन? मतलब अमेरिका। गुट निरपेक्ष आंदोलन किस प्रकार के देशों का संगठन था? विकासशील देशों का। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मूल आधार क्या था? स्वतंत्र विदेश नीति। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर। गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी किस प्रकार प्रासंगिक पाए जाते हैं? रणनीतिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्र विदेश नीति। मतलब ना किसी के हित में बोलना, ना किसी के अहित में बोलना। उससे क्या होता है? ना हम फंसते हैं, ना कोई और हमें फंसा सकता है कि भाई हमने ना अहित बोला ना हित बोला, तो हम शांति से हैं, तो कोई भी हमें ये नहीं बता सकता कि भाई आप इसकी तरफ हो या उसकी तरफ हो। हाँ भाई, हम सच की तरफ हैं, सच है हम खुद। इकाई नंबर 3, सॉरी यूनिट नंबर 2, इकाई नंबर 2 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुतरात्मक प्रश्न कौन से हैं? शीत युद्ध के कारण बताओ, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसके प्रभाव बताओ। आंसर कैसे लिखोगे? पहले अर्थ बताओगे, प्रमुख कारण बताओगे, घटनाएं बताओगे, राजनीति में प्रभाव बताओगे। मैंने आपको पूरा फ्लो बता रखा है कि कैसे आंसर देना है, और आंसर समझ में नहीं आ रहा कि भाई आंसर कहां से समझे सर, सीरीज समझ में नहीं आती, ना कोई दूसरा सोर्स ही नहीं है, तो भाई नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे हमारी रैपिड रिवीजन वाली क्लास मिल जाएगी, यूट्यूब पे हमारी महामैथन क्लास मिल जाएगी, जाके चेक कीजिए। व्यू उपनिवेशीकरण को बताना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को बताना है, इसकी विशेषताओं को बताना है। ठीक है, निबंधात्मक क्या आ सकता है इकाई नंबर 2 से? तो शीत युद्ध, पूरा का पूरा शीत युद्ध पूछ लेगा, शुरू से लेके एंड तक, यानी शीत युद्ध शुरू कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ, पूरा का पूरा पूछ लेगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो पूरा का पूरा गुट निरपेक्ष आंदोलन पूछ लेगा। इकाई नंबर 2 से अगर निबंधात्मक पूछेगा ना, तो या तो शीत युद्ध पूछेगा पूरा का पूरा, या फिर पूरा का पूरा गुट निरपेक्ष पूछेगा। परफेक्ट है। चलिए, मतलब पूरा का पूरा मतलब क्या होता है कि उस उद्देश्य क्या थे, विशेषताएं क्या थी, विकास कैसे हुआ, आजकल कैसे काम में आ रहा है, सब कुछ पूछ लेगा। नोट्स आपको कहां मिलेंगे? एप्लीकेशन में मिलेंगे। एप्लीकेशन का नाम है मित्रादे क्लासेस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, पिन कमेंट में दे दी गई है, जाके चेक कर लो। ठीक है, और उसी लिंक से आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे बस एक चीज मांगता हूं मैं, वीडियो का लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक हाइप का बटन मिलेगा कमेंट सेक्शन के पास में, तो हाइप कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्यवाद का परिरोधन। ट्रूमैन सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? 12 मार्च 1947 को। मार्शल योजना कब प्रारंभ की गई? 5 जून 1947 को। रियो संधि कब हुई थी? 1947 को। नाटो की स्थापना कब हुई है? 1949 को, 4 अप्रैल 1949। कार्टर का खाड़ी सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया? 24 जनवरी 1980 को। अमेरिका की विदेश नीति का प्रमुख आधार शीत युद्ध काल में क्या था? साम्यवाद का परिरोधन। 9/11 आतंकवादी हमला कब हुआ? 11 सितंबर 2001 को हुआ। 11 का मतलब क्या है? 2011। ओसामा बिन लादेन को कब मारा गया? मई 2011 के अंदर मारा गया। चीन की विदेश नीति प्रमुख आधार क्या है? पंचशील एवं राष्ट्रीय हित। इकाई नंबर 3 की बात कर रहे हैं अपन। इकाई नंबर 3 से आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, इनसे बाहर नहीं जाने वाला, मैं गारंटी ले लीजिए। देखिए, सीधी बात है, यहाँ हमने आपके प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चन की बात कर ली है। और अब एक और चीज कहूंगा, सिर्फ इस क्लास को देख के मत बैठ जाना, जाकर के या तो रैपिड रिवीजन अटेंड करना या फिर महामैथन अटेंड करना। ऐसा मत बोल देना कि सर सिर्फ आपकी गेस्ट पेपर वाली क्लास ली थी और कुछ आया ही नहीं। अरे गेस्ट पेपर से तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ना, आंसर तो आपको कहां मिलेंगे? आपको रैपिड रिवीजन मिलेंगे, आपको महामैथन के अंदर आंसर मिलेगा ना। तो आंसर कहां से याद करने? रैपिड रिवीजन से, महामैथन से। नहीं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एप्लीकेशन का नाम है मित्रादे क्लासेस। नोट्स बड़े शानदार नोट्स हैं। ठीक है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ? 1954 के अंदर, 1954 के अंदर। चीन और नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मिलेंगे। चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1949 के अंदर हुई। चीन का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश कब हुआ? 1971 में। चीन की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक विकास। रूस का विघटन कब हुआ? 1991 के अंदर, 1991 के अंदर। रूस की वर्तमान विदेश नीति का प्रमुख आधार क्या है? राष्ट्रीय हित एवं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। रूस किस संगठन का प्रमुख सदस्य है? ब्रिक्स का सदस्य है।
पाकिस्तान की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत का विरोध एवं कश्मीर मुद्दा। वो सुधरेगा नहीं। पाकिस्तान किस सैन्य संगठन का सदस्य रहा है? सीटो का। पाकिस्तान किस सैन्य संगठन का सदस्य रहा है? सेंटो का। ठीक है, मतलब आपके एक सीटो का भी रहा है, सेंटो का भी रहा है। चीन की विदेश नीति में दक्षिण पूर्व एशिया का क्या महत्व है? सामरिक एवं आर्थिक महत्व है। अमेरिका की उत्तर शीत युद्धकालीन विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या था? एक ध्रुवीय वर्चस्व बनाए रखना। अमेरिका क्या चाहता है हमेशा से ही? कि मैं ही हमेशा जीतता रहूं, मैं ही हमेशा सबका लीडर बनता रहूं, यानी एक ध्रुवीय वर्चस्व बनाए रखना। अमेरिका की विदेश नीति में आतंकवाद विरोध प्रमुख रूप से कब उभरा? 2001 के बाद उभरा। रूस की विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है? महाशक्ति का दर्जा पुनः प्राप्त करना। अमेरिका की विदेश नीति में भारत का महत्व क्यों बढ़ा? तो आपके एक सेकंड, क्या है, हाँ, चीन का बढ़ता प्रभाव एवं भारत का विशाल बाजार। ठीक है, चीन की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। पाकिस्तान की विदेश नीति किस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है? कश्मीर के इर्द घूमती है। ठीक है, अमेरिका की विदेश नीति मानवाधिकारों को प्रमुखता किस राष्ट्रपति से मिली? जिमी कार्टर से मिली। अमेरिका की विदेश नीति में कॉन्टेनमेंट पॉलिसी का अर्थ क्या है? साम्यवाद का परिशोधन। अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान विदेश नीतियों का मूल आधार क्या है? राष्ट्रीय हित। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 से आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरात्मक प्रश्न कौन सा है? अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भाई अमेरिका की विदेश नीति कैसी है? अमेरिका की विदेश नीति आप जानते हैं, एक हाथ में ला रहा है ना, तो हाथ के अंदर जरूरी नहीं है कि हाथ खाली हो, हाथ के अंदर कुछ और भी हो सकता है, उसके दूसरे हाथ में भी कुछ और भी हो सकता है। तो अमेरिका की विदेश नीति हमेशा से एक तरह की रही है कि हमें लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अमेरिका को हमेशा लाभ चाहिए, फायदा चाहिए। चीन की विदेश नीति, तो चीन की विदेश नीति बताओगे। रूस की विदेश नीति बताओगे, तो लघुत्तरात्मक में आपसे या तो अमेरिका, चीन, रूस किसी एक की विदेश नीति पूछने वाला है। ठीक है, निबंधात्मक में क्या पूछ सकता है? या तो अमेरिका की विदेश नीति पूछेगा या चीन की विदेश नीति पूछेगा, है ना, या तो अमेरिका की विदेश नीति या चीन की विदेश नीति। ठीक है, बात करें नोट्स कहां मिलेंगे? एप्लीकेशन पे मिलेंगे। नोट्स कहां मिलेंगे? एप्लीकेशन पे मिलेंगे। एप्लीकेशन का नाम क्या है? मित्रादय क्लासेस। लिंक कहां दे रखी है? डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसी एक लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, ऑल्सो मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं, वीडियो को हाइप कर देना। कमेंट सेक्शन के पास में आपको एक हाइप का नया बटन मिलेगा। क्या बटन मिलेगा? हाइप करके एक बटन मिलेगा। कमेंट करते हो ना वहां पर, उस साइड में करोगे तो मिल जाएगा कमेंट, हाइप का बटन मिलेगा, उस हाइप पे बटन पे क्लिक कर देना। प्लीज वीडियो को हाइप करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता कौन माने जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारी फॉरेन पॉलिसी को बनाने वाले। भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। ठीक है, भारत की विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत क्या है? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ? 1954 में हुआ। पंचशील के सिद्धांतों की संख्या कितनी है? 5 है। भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? गुटनिरपेक्षता है। भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ? 1947 से 1948 हुआ। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में, 1966 में हुआ। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में, 1972 में हुआ। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी सी बोरियत वाली लगी, बट मेरा मकसद इस वीडियो का एक ही है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना और आपका एक भी एमसीक्यू गलत ना होने देना, आपका एक भी फिल इन द ब्लैंक, एक भी रिक्त स्थान गलत ना होने देना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस क्लास से आपको बहुत सारा हेल्प होने वाली है। लाहौर घोषणा कब हुई थी? 1999 में हुई थी। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ? 1962 में हुआ। भारत चीन सीमा विवाद की प्रमुख रेखा कौन सी थी? LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा का प्रमुख मुद्दा क्या है? मछुआरों की समस्या। ठीक है भाई, भारत और श्रीलंका के बीच में जो सीमा है वो पानी वाली सीमा है ना, समुद्री सीमा है, और समुद्री सीमा के अंदर कभी मछुआरे इधर उधर हो जाते हैं ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ? 1987 के अंदर हुआ। भारत ने श्रीलंका में शांति सेना IPKF कब भेजी? 1987 में, 1987 के अंदर भेजी। भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य विश्व स्तर पर क्या है? विश्व शांति। भारत की विदेश नीति का प्रमुख आर्थिक उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास। लुक ईस्ट नीति किस देश की नीति है? भारत की देश नीति है। ठीक है,
वीडियो कैसी लग रही है बता दीजिए, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं आपके आगे के क्वेश्चंस। एक्ट ईस्ट नीति, ये क्या है? एक्ट ईस्ट नीति नरेंद्र मोदी सरकार के तहत ये सरकार ने प्रारंभ करी ये नीति। ठीक है, एक्ट ईस्ट नीति। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे प्रमुख विवाद क्या है? कश्मीर विवाद है। भारत और चीन के बीच कौन सा विवाद है? सीमा का विवाद है। भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ क्या है? स्वतंत्र विदेश नीति। कि हमारी विदेश नीति, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है। ठीक है, सही, फ्रीडम नहीं, इंडिपेंडेंट है। फ्रीडम की बात कहां से आ गई? भारत की विदेश नीति का प्रमुख नैतिक आधार क्या है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। ठीक है, भारत की विदेश नीति में संयुक्त राष्ट्र का क्या महत्व है? विश्व शांति और सहयोग। भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति क्या कहलाती है? पड़ोसी प्रथम, क्या? नेबरहुड फर्स्ट। भारत की विदेश नीति का प्रमुख वैश्विक उद्देश्य क्या है? बहुद्रव्यीय विश्व व्यवस्था। भारत चीन संबंध आई एम सॉरी भारत चीन संबंधों में 1962 के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? सीमा का विवाद। भारत की विदेश नीति का अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास एवं विश्व शांति। अब देखते हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इकाई नंबर 4 से आ सकते हैं लघुत्तरात्मक में। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत बताइए। तो कैसे बताओगे? नीति का अर्थ लिखोगे, प्रमुख सिद्धांत बताओगे। पंचशील सिद्धांत है, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत है, विश्व शांति का सिद्धांत है, राष्ट्रीय हित हमारा सिद्धांत है, और लास्ट में लिखोगे निष्कर्ष। ठीक है, परफेक्ट है, ऐसे आंसर दे देना है। हेडिंग बना के आंसर देना है, पैराग्राफ बना के आंसर देना है, पॉइंट्स बना के आंसर देना है। भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का कारण क्या है? कश्मीर विवाद है, सीमा विवाद है, आतंकवाद है, जल का विवाद है, विकास की कमी है, सॉरी विश्वास की कमी है ना, वो विश्वास ही नहीं करता। समाधान के सुझाव, निष्कर्ष। फिर बात करें भारत चीन संबंध। तो देखिए भारत और चीन के संबंध कैसे हैं? सीमा विवाद वाले संबंध है, 1962 में युद्ध हुआ था, LAC वाला विवाद हुआ था, व्यापारिक संबंध है, वर्तमान में स्थिति कैसी है, ये हम बात करेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरात्मक क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 4, इकाई नंबर 4 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इकाई नंबर 4 से आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंधात्मक कौन सा हो सकता है? या तो भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से समझा दो कि भारत की विदेश नीति किस तरीके की है। तो भाई विदेश नीति का अर्थ क्या है, संवैधानिक आधार क्या है, कौन कौन से सिद्धांत फॉलो करते हैं अपन, हमारे किस तरीके के सिद्धांत हैं, हमारे किस तरीके की योजनाएं हैं, है ना, ये सब कुछ बता देना है। और एक क्वेश्चन क्या सकता है? भारत और चीन का विवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत और चीन का विवाद आ सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन में आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक किसी को नहीं मालूम है तो भाई ये गैस पेपर वाली वीडियो चल रही है, गैस पेपर, जहां हम अपन अच्छे से संभावना व्यक्त करते हैं कि क्या क्वेश्चन में आ सकता है, क्या पेपर में आ सकता है। महामैथन पार्ट 1 आ जाएगी 2 अगस्त को 10:30 बजे सुबह, और 7:30 बजे आ जाएगी आपके रात को 7:30 बजे आ जाएगी पार्ट 2। एंड अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस की रैपिड डिवीजन, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, रैपिड डिवीजन वाली क्लास ले लीजिएगा, बहुत शानदार वाली क्लास है, मात्र 2 क्लासेस हैं, अच्छे से रीडिंग हो जाएगी आपकी, है ना, रिवीजन हो जाएगा आपका। सिलेबस नहीं जानते, सिलेबस वाली क्लास ले लेना। नोट्स नहीं मिले हुए तो भाई एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पिन कमेंट में दे दी गई है, डाउनलोड करो एप्लीकेशन को, शानदार नोट्स मिलेंगे, बहुत ही शानदार नोट्स। ठीक है, अब बात करते हैं इकाई नंबर 5 से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, पहले 1 मिनट पानी पी लेता हूं। चलिए आगे चलते हैं, है ना। अब बात करते हैं आपके इकाई नंबर 5 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। अरब इजराइल संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? फिलिस्तीन समस्या। इजराइल की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ की स्थापना कब हुई? 1964 1964 में। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के प्रमुख नेता कौन थे? यासर अराफात। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा कब मिला? 2012 के अंदर मिला। फिलिस्तीन को यूनेस्को की पूर्ण सदस्यता कब मिली? 2011 में मिली। निशस्त्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हथियारों में कमी एवं विश्व शांति। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था एनआईईओ की मांग कब प्रमुख रूप से उठी? 1974 में उठी। भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स का मुख्य आधार क्या है? भौगोलिक स्थिति। सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई, 1985 में हुई। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल के अंदर। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 के अंदर। आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओपेक की स्थापना कब हुई? 1960 के अंदर हुई। ओपेक का मुख्यालय कहां है? वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ओपेक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तेल उत्पादकों को देशों को हितों की रक्षा करना। यानी ये जो उत्पादक राष्ट्र देश है, मान लीजिए मैं तेल, अब भारत जो है तेल उत्पादक करता है, तेल बहुत ज्यादा निकालता है ना, एक्सपोर्ट करता है, तो उसके हितों की रक्षा करने के लिए। यूरोपीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? मास्ट्रिक्ट संधि से हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1993 में हुई थी। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2009 के अंदर। ब्रिक्स में भारत के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य कौन से? ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स के अंदर 5 देश हैं, ठीक है, जिसके अंदर बाकी 4 कौन है? इंडिया तो है ही, बाकी 4 कौन है? ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। आयोडा का पूरा नाम क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। आयोडा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक सहयोग। ब्रेक्सिट किससे संबंधित है? ब्रेक्सिट ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना। अरब इजराइल संघर्ष का मुख्य विवादित क्षेत्र कौन सा है? आपके यरूशलेम वाला। फिलिस्तीन समस्या का प्रमुख कारण क्या है? स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की मांग। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? न्यायपूर्ण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था। सार्क का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय सहयोग। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था। अब बात करते हैं आपकी आखिरी इकाई, यूनिट नंबर 5 से आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुतरात्मक कौन सा है? वो अरब इजराइल संघर्ष और फिलिस्तीन समस्या। क्या आ सकता है? अरब इजराइल संघर्ष और फिलिस्तीन समस्या। सार्क के बारे में आ सकता है, सार्क का संगठन बताओ, सार्क की भूमिका बताओ, कार्य बताओ, किस तरीके से शुरू हुआ वो बताओ, सीमाएं बताओ, उपलब्धियां बताओ, ठीक है। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO, इसकी विशेषताएं बताइए, है ना, ठीक है। निबंधात्मक में क्या आ सकता है? अरब इजराइल संघर्ष आ सकता है, फिलिस्तीन आ सकता है, फिलिस्तीन की समस्या आ सकती है, परंतु एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क के संगठन, उद्देश्य, कार्य, भूमिका, सब कुछ बताइए, है ना, सार्क के बारे में सब कुछ बताइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। तो ये था आपका कहना नंबर 5, जिसके अंदर हमने आपके सब कुछ देख लिया। अब वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज हमने आपका देखा है BA सेमेस्टर 6 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस अंतरराष्ट्रीय संबंध, जो बुक है आपका, उसका गेस्ट पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs देख लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुतरात्मक देख ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंधात्मक देख ली, तो आप और क्या चाहिए? अब आपको बस एक ही चीज चाहिए, वो है महामैथन क्लास। तो जा करके महामैथन क्लास को अटेंड कर लेना। पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा, प्लस रैपिड रिवीजन वाली क्लास अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो, सिलेबस वाली क्लास अवेलेबल है, वो देख सकते हो, नोट्स अवेलेबल है, वो ले सकते हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कोई भी आपके कोई भी इश्यू हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, प्लस प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, ठीक है। आपका अपना स्टडी मित्र मित्रादे क्लासेस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।